रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। सर ये चिकन पॉक्स वाली स्टोरी से ध्यान आया कि मैं जितने भी बच्चों से जनरली जूनियर्स बोलो या फिर जो लेकिन जेई आईआईटी जेई क्रैक नहीं किए, उनका ये बोलना रहता कि हमारा हार्ड वर्क सही चल रहा था, हमारा डेडिकेशन सही चल रहा था, कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। बस एक मोमेंट आता है जैसे फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एक झगड़ा हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी, या फिर लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, ये तक सुना है मैंने, तो बिल्कुल मन खराब हो गया। तो ये सब चीजें कैसे अवॉइड करें या फिर ये चीजें हर्डल्स कैसे पास करें? देखो, लाइफ में नेचुरली कई सारे हर्डल्स आते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ स्मूथली चलती है। और कोई ये सोचे कि यार कि चूंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूं, हम्म, तो अभी इस स्टूडेंट लाइफ में हर्डल नहीं आ सकते हैं। हर्डल तो बड़े होने के बाद आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कब किसकी लाइफ में कहाँ हर्डल आएगा, कहाँ डिफिकल्टी आएगी, किसी को पता नहीं होता है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि लाइफ तो बहुत चैलेंजेस भरी है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चैलेंज तो आने ही आने हैं। हम्म, चैलेंज तो सबके सामने आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसके सामने चैलेंज नहीं आने वाला है। किसी के सामने, किसी के सामने छोटी उम्र में आता है, किसी के सामने मिडिल में आता है, तो किसी के सामने बाद में आता है। लेकिन चैलेंज हर एक व्यक्ति की लाइफ में आएगा। इसलिए चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। और अपने हाथ में जो प्रेजेंटली जो काम होता है ना, ज्यादा आगे पीछे की सोचे बिना, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, आपके हाथ में आज क्या काम है उसको आप अच्छे से करो। बस ये सोचे बिना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अपना बेस्ट करो गिवन कंडीशंस में, गिवन रिसोर्सेस के साथ में, गिवन फैसिलिटीज के साथ में। आप अपने आप को, जो चीज की कमी है ना, उसको अपने अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप करके उसको सप्लीमेंट करो। हम्म, उस चीज को, यार ये चीज नहीं है तो मैं इसको इस तरह से सप्लीमेंट करता हूं। तो इजी गोइंग रहने से इजी चीजें मिलती है। हम्म, इजी गोइंग में अगर हम अपने आप को थोड़ा टफ बनाएंगे, हम्म, तो फिर अच्छी चीजें अपने को हासिल होगी। और ये जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं, जितने भी इमोशनल चीजें हैं, व्यक्ति को इमोशनल रहना चाहिए डेफिनेटली, है ना, तभी वो व्यक्ति बना रहता है। हम्म, लेकिन इसके साथ साथ जो अपने काम की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है तो हम्म, उसको भी एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहिए। यार मेरे स्टूडेंट होने में क्या क्या मेरी ड्यूटीज हैं, उनको मैं अच्छे से निभाऊं। है ना, जैसे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या कलेक्टर बनेगा, या कोई और अधिकारी बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, तो हर व्यक्ति का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि भाई ये मेरे राइट्स हैं, मेरे जो, अधिकार, और ये मेरे कर्तव्य हैं। तो कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, डिमांडिंग कम से कम बने, कि हाँ, हर चीज के लिए डिमांडिंग बने। डिमांड पेरेंट्स से करेंगे, डिमांड टीचर से करेंगे, डिमांड भगवान से करेंगे, डिमांड दोस्तों से करेंगे। डिमांडिंग कम से कम बने। गिवर, गिविंग, मतलब देने वाला हाँ, ज्यादा ज्यादा बने, रादर देन लेने वाला बनने के। क्योंकि लेने वाला बनने में एक्सपेक्टेशंस रहेगी और फुलफिल नहीं होगी तो दुखी होगा। हाँ, इसलिए कोशिश करें कि गिवर बने, बस लीस्ट डिमांडिंग बने। और अपने आप की जिम्मेदारी ज्यादा ज्यादा माने किसी भी चीज में, चाहे फेल हो चाहे सफल हो। हम्म, और फेल्यूर को नॉर्मल वे में लें। बस, क्या ठीक है, अपन जैसे बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, हम्म, तो वहां से एक बस थोड़ी गुजरती है। एक बस निकलेगी, दूसरी आएगी। बाई हाँ, चांस आप नहीं पकड़ पाए, किसी कारण से छूट गई, दूसरी बस आएगी। ऐसे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती है। हजारों की संख्या में अपॉर्चुनिटी आती है। एक चली गई, दूसरी आएगी, दूसरी चली गई, तीसरी आएगी। आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ो मत, हम्म, जानबूझ के मत छोड़ो, ग्रैब करने की कोशिश करो। छूट गई कोई बात नहीं है। आपने जो उसको ग्रैब करने में जो एफर्ट किए थे, जो प्रयास किए थे, वो हम्म। प्रयास कभी ना कभी किसी दूसरी बस में आपको बिठाने के काम जरूर आएंगे। ये तो है कि हार्ड वर्क कहीं भी किया हुआ फील्ड में वेस्ट तो नहीं होता है। हाँ। और सर ये तो अभी काफी सारे हमने चीजें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए, बट एक जनरल मैंने देखा कि पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना बच्चों के साथ साथ कि चलो, मेरे को तो लगता है कि एक बार कहीं ज्वाइन करा दिए, किताबें दिला दी, वहां पे ड्यूटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन पेरेंट्स का बस चले तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में जेई देने भी बैठ जाए, इतना उनका वो होता है कि करा दो मैं इनको। तो लाइक जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि आप कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए?
कितना फ्रीडम देना चाहिए, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए? देखो आजकल का जो सिस्टम है ना, हर चीज के लिए प्रोफेशनल मिल जाएंगे। किसी बच्चे को गिटार बजाना सीखना है, गिटारिस्ट प्रोफेशनल मिल जाएगा। किसी को डांस सीखना है, किसी को गेम सीखना है, किसी को कोई भी चीज सीखनी है, तो उसके लिए प्रोफेशनल कोचिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसको मिलती है। जो उसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग दे रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि उसको अभी अपना नाम चलाना है, इसलिए वो जी जान से जुटा रहता है कि ये बच्चा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सक्सेसफुल होकर के बताए। तो जो डे टू डे में, जो रूटीन में जो चीजें होनी चाहिए ना, वो जिम्मेदारी किसकी है? जो उसका गाइड है या जो उसका ट्रेनर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को निभाए। पेरेंट्स का रोल यहाँ तक रहता है कि बच्चे को सुविधाएं जो उपलब्ध करा सकते हैं, जो उसको चीजें चाहिए वो उसको दिलाएं, और टाइम टू टाइम उसको गाइड करते रहें। और जब वो डिमोरलाइज हो रहा है ना, तब उसको मोटिवेट करें। ये नहीं कि खुद उसको डिमोरलाइज करने में लग जाएं, है ना। बच्चे को डांटना भी चाहिए, फटकारना भी चाहिए, और उस पर विजिलेंस भी रखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और पेरेंट्स को अपने अनुभव से बच्चे को समय समय पे गाइड करते रहना चाहिए। गाइड करने में डरना भी नहीं चाहिए। मैं तो दोनों तरफ से ही बोलूंगा, पेरेंट और स्टूडेंट, पेरेंट और बच्चे दोनों में एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि पेरेंट बच्चों से कोई चीज ना छुपाएं, बच्चे पेरेंट्स से ना छुपाएं। अगर बच्चे के मान लो नंबर कम आते हैं टेस्ट में, तो पेरेंट को साफ साफ बताएं कि भाई मेरे तो इतने नंबर आए हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी चीज भी बताएं कि ये नंबर मेरे कम इसलिए आए क्योंकि मैंने इसमें पढ़ाई नहीं की थी, इसका ये नहीं किया था। अगली बार मैं ये चीजें सही कर लूंगा और अच्छे नंबर लाके बताऊंगा। खाली ये कहना कि मेरे कम आए और पेरेंट ने कहता है ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से ये होना चाहिए कि पेरेंट का इतना प्रेशर वाजिब है कि भाई बच्चे से अगर उसको कोई पर्टिकुलर चीज करवा रहे हैं और उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें दे रखी हैं, तो पेरेंट की एक्सपेक्टेशन वाजिब है कि वो बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन वो दबाव के रूप में नहीं होना चाहिए। वो एक नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए कि यार कि भाई देखो तुमने ये रास्ता अपनाया है, अब इसको मैं अच्छा करो, तुम्हारी ड्यूटी अच्छा करने की, है ना। और बच्चे का ये ड्यूटी वास्तव में बनती है कि वो उसमें अच्छा करके बताए, अच्छा करने का प्रयास करे। अच्छा होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन पेरेंट को ये लगना चाहिए कि यार कि बच्चा अपना जो है इसमें ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के हाथ में ईमानदारी से प्रयास करना ही हाथ में होता है, रिजल्ट हाथ में नहीं होता। रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होगा। तो बच्चा अपनी ईमानदारी से मेहनत करे, अपना ईमानदारी से काम करे, प्रयास करे अच्छे से, और पेरेंट उसको विजिलेंस रखे। और टाइम टू टाइम, जैसे मान लो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके टेस्ट में मार्क्स आए, तो पेरेंट को हक है इस बात का कि भाई वो नंबर पूछ सकते हैं, और बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि मेरी इस कमी की वजह से नंबर कम आए, अगली बार मैं इसको ठीक करूंगा तो सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, फ्रीडम मिलती है ना, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्रीडम का दुरुपयोग करना, इसलिए अंकुश कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। तो बच्चे को ये सोचना है कि यार पेरेंट अगर मेरे ऊपर ध्यान रख रहे हैं ना, तो अंकुश वो एक तरह से मेरी अच्छाई के लिए। बच्चे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि पेरेंट अगर मुझसे कोई भी बात कह रहे हैं तो मेरे लिए अच्छाई, मेरे अच्छे की सोच के कह रहे हैं, उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। और पेरेंट से ज्यादा अच्छा है ना किसी बच्चे का दुनिया में कोई और आदमी नहीं सोच सकता है। उसको लगता होगा कि यार ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, या ये मेरा वो है, फलाना है, ढिमका है, तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचेगा। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करें तो पेरेंट से बढ़कर के बच्चे के बारे में कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा सोच नहीं सकता है। इसलिए पेरेंट कुछ भी कहें, बच्चे को उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद मान के, है ना, उसको लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। पेरेंट को भी बच्चे के मन में ऐसी भावना क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा पेरेंट से डरे नहीं। बच्चा अपने इश्यूज को, अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रांसपेरेंटली, ओपनली पेरेंट के साथ डिस्कस कर सके। इतना एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट जनरेट करें कि बच्चा पेरेंट को अपनी बात कह सके, रादर देन कि वो उसी टेंशन में घुलता रहे और उसी में पीड़ा भोगता रहे। और पेरेंट को एक और चीज करनी चाहिए, बच्चे को हर जिद पूरी करने का काम नहीं करना चाहिए, ना करना भी सीखना चाहिए। कि पेरेंट क्या करते हैं कि प्यार प्रेम में कि भाई बच्चे को हर चीज जो है ना, कि भाई ये वाला मोबाइल चाहिए तो वो वाला मोबाइल दिला दिया, कि ये वाली चीज चाहिए तो मोटरसाइकिल दिला दी। मना करना भी अपने को, मतलब एज ए पेरेंट उनको सीखना चाहिए कि ये चीज तेरे काम की नहीं है, अभी ये ऐसा हो जाएगा तब तेरे को ऐसा करके देंगे। तो इस टाइप से एक रिवार्ड सिस्टम बनाए, रादर देन कि जो मांगा तुरंत दे दिया। तो एक थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली
ना कहेंगे ना तो धीरे धीरे ना सुनने की भी आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी में हर जगह जाने पर हाँ नहीं मिलने वाली उसको, उसको ना हाँ सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। तो ना सुनने की आदत डालनी है, कठोरता की आदत डालनी है, क्योंकि जब घर से बाहर निकल के जीवन में आगे देखेगा ना दुनिया में, हम्म। तो सब तरह के लोग मिलेंगे वहां पे। तो सर, स्ट्रोंग बनाना सीखो बेसिकली। तो बच्चों के जनरली मैं देखा स्टूडेंट्स के ना अपने पढ़ाई और हार्डवर्क के अलावा जनरली दो रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं उनकी जो फैकल्टी होती है, जो उनके टीचर्स होते हैं। दूसरा होता है जो स्टडी मटेरियल है, किताबें हैं, फिर अलग से जो सप्लीमेंट्री शीट्स है, डेली पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है या फिर शीट्स होती है। तो ये जो दो रिसोर्सेज होते हैं, इनको बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो आप क्या अप्रोच कहोगे? डू एज डायरेक्टेड बाय द फैकल्टी मेंबर। जैसा ओके। टीचर बताते जाएं वैसा वैसा करते जाएं, उसी सीक्वेंस में करते जाएं। जैसे टीचर ने आज पढ़ाया और कोई होमवर्क दिया, उसको करना है। हम्म। फिर कल पढ़ाया, जो होमवर्क देंगे उसको करना है। तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करें इसके अंदर, हम्म। और वो परफेक्ट गाइडेंस में काम करते चले जाएं। जब जब टीचर ने अपने को काम दिया, अपन ने उसको कर लिया, अब इसके बाद अपने पास टाइम है, तो उस टाइम का अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन करें। तो बेसिकली ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द फैकल्टी, ट्रस्ट द टीचर्स। यस, यस। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये तो कर लेंगे, मेरे को ये करने में मजा आ रहा है, वो ही करते जा रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं, जो अगर अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, किसी टीचर को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेता है आज की तारीख में बच्चा और हम्म। पेरेंट मिलके। हम्म। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं सीधे जाके ज्वाइन कर लिया, सब लोग तहकीकात करते हैं और फिर उसके बाद में निर्णय लेते हैं। तो जो तहकीकात करनी थी ना, जो भी जांच का पड़ताल करनी तो पहले हो चुकी है। अब हम्म। तो आप अटैच हो चुके हो। अब आपको जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाए ना, तब तक पूरा विश्वास करके उसके साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये तो सर हो गई लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, जो 2 साल की होती है, 1 साल की होती है। तो ये तो हार्ड वर्क, ट्रस्टिंग द फैकल्टी, डूइंग ऑल द स्टडी मटेरियल। आई वुड लाइक टू आस्क कि जो बच्चे अभी लाइक 6 महीने बच्चे हैं और उनका कई लोगों का बैकलॉग रहता है कि ये चैप्टर बचा है, ये नहीं बचा है, या फिर जो लोग अभी 3 महीने बचे या 2 महीने बचे होते हैं, इस टाइम पे क्या अप्रोच रखना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम के, जेई के एक हफ्ता पहले भी नए चैप्टर्स उठा के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि चलो अब ये भी कवर कर लेता हूँ। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि देखो, एक दिन की पढ़ाई काम में नहीं आती है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सिंपल से सिंपल एग्जाम हो ना, भले बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो, हम्म। या और भी कोई भी एग्जाम हो, कोई अगर ये सोचे कि यार वो एक दिन पहले पढ़ के उसमें तीर मार लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो अपने आईआईटी में और उनमें ही होता है कि बच्चा है ना, एग्जाम के आईआईटीज में तुम भाई सब जो भी अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में पढ़े हुए हैं, आईआईटीज में एनआईटीज में पढ़े हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि रोज रोज तो कोई पढ़ता नहीं है। कई लोग तो जो है एग्जाम के पहले एक दिन पहले नोट्स ले ला के इधर उधर से और रात भर पढ़ाई कर करा के एग्जाम देते हैं। लेकिन ऐसा ये जो आईआईटी के जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, इस एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में मिला के लगभग 100 चैप्टर है। हाँ। और हर एक चैप्टर, अगर आईआईटी की बात करें तो हर एक चैप्टर बच्चे की पीएचडी करा देता है। मतलब आईआईटी में जो बच्चा सेलेक्ट होता है ना, तो ये मान लो कि उसके पास 100 पीएचडियां हो गई है। हर चैप्टर पीएचडी करा देता है उसको, इतनी डेप्थ में ले जाता है। तो यहाँ पे सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, इसलिए 2 साल का टाइम उसके लिए चाहिए होता है मेहनत करने के लिए। तो जिस बच्चे ने 2 साल प्रॉपर तरीके से मेहनत की है ना, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ठीक ठाक अच्छा आने के चांस रहते हैं। जो 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, या 1 महीना पहले, या 2 महीने पहले पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। हालांकि उनमें से भी कुछ बच्चे कर जाते हैं काम अपना, लेकिन ऐसे परसेंटेज बहुत कम होता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में सेलेक्ट होने की जो परसेंट है ना, बहुत कम होती है। बहुत ही बिरले लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने 3 महीने के अंदर अपनी सारी पढ़ाई की कसर 2 साल वाली निकाल लेते हैं। मैं इस चीज में कम ही विश्वास करता हूँ कि भाई इतनी जल्दी से आनंद फानंद में कोई चीज हो सकती है। बहुत कम रेयरली इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं कि किसी ने 3 महीने में ये सब काम कर लिया हो। हाँ, जिसने 2 साल मेहनत की है उसको एग्जाम के 1 महीना पहले रिवीजन करना पड़ता है। हाँ। मतलब जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी उसका 1 महीने में कल्याण होना मुश्किल है, लेकिन जिसने 2 साल में पढ़ाई की उसको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अपना रिवीजन जरूर करना पड़ता है। रिवीजन के लिए भी प्रॉपरली बच्चों को गाइडेंस मिलता रहता है कि रिवाइज करने के लिए पहले से ही, जब अपनी 2 साल की रेगुलर पढ़ाई चलती है उसी टाइम से इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते जाएं, है ना, नोट्स बनाते जाए छोटे छोटे, हर एक चैप्टर का 1 पेज के नोट्स बनाएं,
ताकि वो लास्ट में अपने पास में रहें कि भाई देखो आईटी के एग्जाम के पहले मेरे पास 100 चैप्टरों के 100 पेज हैं जिसमें हाँ सारी समरी आ गई। तो जैसे एक बार था ना, रिलायंस के मोबाइल का एक डायलॉग आता था, वो कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ तो ऐसे ही कर लो कोर्स मुट्ठी में। हाँ तो 100 पेज के अंदर अपनी सारी चीजों को समेट के ले आओ, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है यार कि मुझे अपना पूरा कोर्स निपटाना है ना, रिवाइज करना है। तो 100 पन्ने पढ़ने मेरे को, बस सब चीजें इसमें अपने आप रिवाइज हो जाती है। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो ऐसे में मैं मेरा एक्सपीरियंस जनरली बच्चों को बताना चाहूंगा कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक तरीका निकाला था रिवीजन का। तो हम लोगों ने आखिरी जब 1.5 महीना बचा था, हमने सोचा था कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि ये चैप्टर तो हमने कर लिया है। तो हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे थे लाइन से, जैसे फिजिक्स इसके सारे चैप्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेटिक्स टू लाइक रोटेशनल, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे सब। फिर उनके जो सब टॉपिक्स होते हैं उनके भी नाम लिख लेते। उसके आगे हमने मटेरियल के नाम लिख लेते कि ये बुक, ये एच.सी. वर्मा, ऐसे करके। और फिर जब रिवीजन करना शुरू किया था तो हमने सबके आगे टिक लगाना शुरू किया था कि ये हमने वापस रिवाइज कर लिया, ये कर लिया। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही, ऐसा कैसे होना चाहिए। तो जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास होती है तो मैं सारी चीजें बोलता हूँ उसके अंदर कि इसी तरह से रिवीजन होना चाहिए। इनफैक्ट अगर रेजोनेंस की शीटों की बात करें तो सिंस यू हैव बीन द स्टूडेंट यू विल रिकॉल इट इमीडिएटली कि उन शीटों में जो एक्सरसाइज 1 है उसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई जैसे अपने को फिजिक्स का रिवीजन करना है तो फिजिक्स की शीटें लेके बैठ जाओ, एक शीट खोलो और एक्सरसाइज 1 में जो सेक्शनों के नाम लिखे हुए हैं उन सेक्शनों के नाम पढ़ते जाओ और उसके आगे कमेंट लिखते जाओ कि ये सेक्शन में मैं अच्छा हूँ, खराब हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खराब हूँ। और उस कमेंट के हिसाब से अपना स्टेप लो। अगर तुमको लगता है कि भाई उसमें बहुत खराब हो तो थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि बिलो एवरेज से एवरेज पे आ जाओ। हाँ और जिसमें एवरेज है उसमें अबाव एवरेज चले जाओ, जिसमें अबाव एवरेज है उसमें एक्सेलेंट में चले जाओ। तो रिवीजन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, आइडेंटिफाई वेयर यू आर वीक, रिमूव ओनली योर वीकनेसेस, इंप्रूव ओनली ऑन द वीक एरियाज। तो रिवीजन में वीकनेस आइडेंटिफाई करके उनको दूर करो, तभी जाके कम से कम टाइम में आप ज्यादा चीजें कर सकते हो। वही कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छे से हो जाता है अगर आप रिवीजन सही तरीके से करो तो। और सर ये पूछना चाहूंगा कि जनरली लोगों का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है टीचिंग, आपका तो डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आपने 25 साल हो गए हैं, हाँ। अभी 26वां चल रहा है। तो सर मतलब आपने सिलेबस चेंज होते देखा है, आपने पैटर्न चेंज होते देखा है, आपने लाइक जेई कैसा था और कैसा हो गया पूरा आपने देखा है। लेकिन कुछ चीजें तो कॉमन रही होगी जो अप्रोच को लेके बोल सकते हो या फिर माइंडसेट को लेके बोल सकते हो। तो आपके एक्सपीरियंस में लाइक एक तो ये चीजें, फिर कुछ वियर्ड या फनी स्टोरीज या एक्सपीरियंस आपकी टीचिंग टाइम पे। तो देखो जो चीज अभी तक नहीं बदली ना वो ये है कि न्यूटन स्लो ही रहेगा, हाँ ओम स्लो ही रहेगा, किरचॉफ स्लो ही रहेगा। तो जो फंडामेंटल लॉज है ना, और उन लॉज को समझने के लिए आईटी सेल में सेलेक्ट होने के लिए जो डेप्थ चाहिए, उस डेप्थ को अचीव करने के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, वो का वही है ना। खाली और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया या मोर देन वन करेक्ट या मैच द कॉलम हो गए, वो भले ही क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो बुद्धिमत्ता चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसको इम्पार्ट करने के लिए जो थ्योरी और एग्जाम्पल्स का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में कोई बड़ा बदलाव कहीं भी लाने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो आवश्यकता पड़ी है ना वो है प्रैक्टिस करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको टाइम टू टाइम हम लोग बदलते रहते हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब फनी की अगर बात करें कि भाई फनी स्टोरीज, तो ऐसे मुझे कोई फनी स्टोरी ऐसे याद नहीं आती है। बट ये कि क्लास में पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते ही कई बार मतलब फन क्रिएट हो जाता है। कोई चीज बोलते हैं, उसके बोलने बोलने में ही फन क्रिएट हो जाता है, और कोई बच्चा डाउट पूछता है तो उस डाउट में ही फन क्रिएट हो जाता है। तो जैसे मान लो ग्रेविटेशन में एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एस्केप वेलोसिटी का एग्जाम्पल आ जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन, सॉरी, एस्केप वेलोसिटी में बोलते हैं कि भाई जैसे किसी आदमी की डेथ होती है तो अगर उसकी आत्मा की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मतलब वो वापस लौट के नहीं आएगी। अपने जो पुराने जो ग्रंथ है ना उसमें रहता है ना कि आत्मा का चक्कर होता है कि वो वापस भटकती रहती है या ऐसे हो जाता है, तो बच्चों को मजाक करते हैं और उसमें कहते हैं कि अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो भैया भटकती रहेगी यहाँ पे। तो अब एस्केप वेलोसिटी कैसे लाए? तो अच्छे कर्म करो,
तो उससे एस्केप वेलोसिटी, आत्मा को एस्केप वेलोसिटी प्राप्त होगी। ऐसे ही कई जगहों पे प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स बनते रहते हैं। तो क्या वो तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही फनी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, बट अदरवाइज एज सच तो क्या है कि अब इन फ्रंट ऑफ यू अब मैं क्या बोल पाऊंगा यार जोक के मामले में। नहीं जोक्स नहीं सर, जनरली आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड। मेरा एक्सपीरियंस तो इस मामले में यही कि क्लास में पढ़ाते समय बहुत ही लाइट माहौल रहता है। अगर आपकी माइंडसेट उस तरह का है ना कि बच्चों को लाइट मूड रखते हुए कठिन से कठिन एग्जाम्पल को भी बच्चे के दिमाग में फिट करना है, तो मूड को बिल्कुल हल्केपन में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर दिमाग भारी है ना तो कुछ भी नहीं घुसेगा उसके अंदर। तो इसलिए उसको लाइट रखने के लिए पढ़ाई की जो पेडागोगी है, जो चीजें हैं, उनको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इधर उधर जोड़ करके उसके साथ में कनेक्ट करके पेश करते हैं। बाकी जैसे कुछ आपने जैसे बताया कि एस्केप वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम, ऐसे और कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसमें हम हंसते थे कि गाय स्विमिंग अपस्ट्रीम, अब क्यों जिसको नदी के अगेंस्ट जाके स्विम करना है, बोट ले लेता। ये प्रॉब्लम पढ़ते टाइम पहले 2 सेकंड तो हंसी आती है। दूसरा फिर जो पुलिस पे बंदर चढ़ रहे, अभी कभी लाइफ में पुलिस चढ़ते देखा नहीं है। बिल्कुल 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 कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, ऑप्टिक्स में आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, सब में हर एक चीज में हर जगह कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसमें बच्चे लोटपोट हो जाते हैं। हाँ वो तो अपने आप ही बनते हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए मेरे को याद नहीं आएंगे अभी। हाँ नहीं सर, दैट्स फाइन सर। ये तो हो गए जेई रिलेटेड चीजें, जेई रिलेटेड लाइक अप्रोच। बट क्योंकि मेरे ऑडियंस मेंबर्स आर नॉट जस्ट पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, बट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ, जो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कॉलेज में हो। तो एज अ टीचर मैं चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगे उनको? नहीं, क्योंकि मैं तो इस इंटरव्यू से मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहूंगा। मेरे को पता है कि आप सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाते हो, आप लाइफ के भी अच्छे फंडे देते हो। तो मैं यही कहूंगा यार कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, मतलब यू आर एट एनी पोजिशन, यू हैव समथिंग टू डू इन योर हैंड। कुछ ना कुछ अपने हाथ में कोई काम होता है, कुछ अपना दायित्व होता है उस टाइम पे कि यार ये मुझे परफॉर्म करके देना है। तो मैं हमेशा अपनी तरफ से यही कहता हूं कि भाई अपना उसमें बेस्ट लगाना चाहिए। अपने को वो चीज आती हो या नहीं आती हो, नहीं आती है तो उसको सीखो और सीख करके उसको परफॉर्म करके दिखाओ। जैसे ये होते हैं ना, अभी मान लो आईएएस ऑफिसर्स की बात करें तो आईएएस ऑफिसर चिकित्सा डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी होते हैं, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी होते हैं। अब चिकित्सा डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तो कोई वो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। ऐसे ही मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने किसी चीज में कोई बहुत ज्यादा विशेषज्ञता हासिल नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हो अगर आप उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो। तो जैसे मुझे कई सारे पुराने स्टूडेंटों के नाम याद रहते हैं, है ना। बच्चा जब मिलता है तो मैं उसको नाम प्लस और भी कई सारी चीजें बता देता हूँ जो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो बच्चे को लगता है कि सर आपको ये सारी चीजें याद कैसे रहती है, याद कैसे करते हो। तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि भैया मैं क्या है कि कोशिश करता हूँ कि उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होके काम करूँ पूरी तरह से। तो चाहे जो भी चीज आपके हाथ में है उसमें आपने पहले से उसको सीख रखा है या नहीं सीख रखा है, आप उसके अंदर बिल्कुल तन्मयता से उसके अंदर लग जाओ पूरी लगन के साथ में, तो आप उसको अच्छा करके निकल जाओगे। जैसे एक पिक्चर है ना, मैंने पिक्चर देखी नहीं है लेकिन शाहरुख खान का उसके अंदर वो आता है डायलॉग कि भाई अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसमें हेल्प करने लग जाती है। तो यही है। इसके अलावा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, पूरा इंग्लिश में एज इट इज मुझे याद नहीं है, लेकिन भावना उसकी ये है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की काबिलियत नहीं है तो आप वो काबिलियत डेवलप कर सकते हो, बशर्ते कि आपको वो काबिलियत हासिल करने की आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। तो एक विल पावर होनी चाहिए और विल पावर होने के साथ डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज के प्रति। और मार्ग में परेशानियां बहुत आती है लेकिन उन सब चीजों को झेलते हुए आगे बढ़ना है। स्मूथ होगी सारी चीजें या सारी चीजें अपने हिसाब से चलती जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। और पेशेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि सफलता प्राप्त करने के लिए आज अपन ने काम करना शुरू किया कल सफलता मिल जाएगी। पेशेंस रखें, हमेशा एनर्जेटिक रहें। और एनर्जी को ऐसा नहीं कि बॉडी से या खाने से या पीने से आती है, बहुत सारी चीजें तो माइंड से कंट्रोल होती है ना। आपकी थकान, आपका बीमार पड़ना, आपकी कुछ भी चीजें, खुश रहना नहीं रहना,
ये सब चीजें दिमाग से चलती हैं सबकी सब। माइंड को अच्छा रखो, हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को नॉर्मल रखो, है ना। और हमेशा अपने जो बेस्ट मोमेंट्स आपने लाइफ में अब तक निकाले हैं उन बेस्ट मोमेंट्स को रिकॉल करते रहो, तो नेगेटिविटी पूरी दिमाग से निकल जाएगी। हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव बना के रखें अपने आप को, पॉजिटिव रहना, कूल रहना, है ना, गुस्से को कम से कम करना और लोगों की रेस्पेक्ट करना। अगर अपने को कोई कुछ भी कह रहा है तो भी उसको रेस्पेक्ट की दृष्टि से रखो, मतलब अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखो कि पॉजिटिविटी फील हो, बस। ग्रेट। और सर ये पूछना था आपसे कि मान लो बच्चे ने बहुत हार्ड वर्क किया, सारा मटेरियल किया, टीचर्स के सुना, बट कहीं ना कहीं सम परसेंटेज ऑफ लक भी इन्वॉल्व हो जाता है। हो सकता है कि सारे ही सवाल मतलब वो आ जाए जो आप जिसके लिए तैयारी ना करे थे, या फिर कुछ मेंटल फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भगवान ना करे कि इतनी तैयारी के बाद भी अगर किसी का जेई नहीं होता है, या वो एंट्रेंस एग्जाम जिसकी तैयारी करा था वो नहीं हुआ, तो इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? ऐसा तो नहीं है। तो नहीं, ऐसे में बिल्कुल क्या नहीं है, इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अभी पहले भी कहा था कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अपने को अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए। भाई पूरी जीवन में अगर किसी आदमी के सामने 1000 अपॉर्चुनिटीज आई तो वो 1000 की 1000 में सक्सेसफुल हो जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। 1000 में से कुछ में फेल होगा, कुछ में पास होगा, तो लेकिन अपने आप को उस जो टारगेट अपने हाथ में है उसको अचीव करने के लिए अपना अपना बेस्ट करें, बस। फिर भी नहीं मिले तो पेशेंस रखें कि कोई बात नहीं है, इस पूरी यात्रा के दौरान जो मैंने सीखा है वो सीख मेरे कहीं ना कहीं काम में आएगी। और भले वो कंटेंट काम नहीं आए, जो काम आपके हाथ में है वो कंटेंट काम नहीं आए, लेकिन उस चीज को हासिल करने की जो प्रोसेस है ना, जो तमीज अपन सीखते हैं काम करने की, वो प्रोसेस अपने काम में आती है हमेशा। क्योंकि कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे नंबर लाके आईटीएन बन भी जाएगा तो पूरे जीवन में तो उसको F = ma नहीं लगाना है। पूरी लाइफ में आने वाली समस्याओं को सोल्व करने के लिए कोई V = IR तो नहीं लगाना है। कोई फैमिली में कोई झगड़ा हो गया, कोई इश्यू हो गया, तो उसको F = ma से थोड़ी सोल्व कर पाएगा वो। तो आदमी के अंदर जो बहुत सारी जो क्वालिटीज डेवलप होती हैं, जो नॉन न्यूमेरिकल क्वालिटीज हैं, बिना फॉर्मूले वाली क्वालिटीज हैं, वो भी अपने अंदर डेवलप होती है साथ साथ में, और वो अपने को कहीं ना कहीं आगे आने वाली चीजों में हेल्प करती। ऑसम। तो आई थिंक काफी काफी ज्यादा आपने ज्ञान शेयर किया है, मतलब टिप्स बोल सकते हो, ट्रिक्स बोल सकते हो, अप्रोच बोल सकते हो, आपने शेयर किया सर। एंड यू बट प्रिपेयर्ड वेरी नाइस क्वेश्चंस। वो तो सर आई थिंक मैं जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये तो कि अगर पूरे मोहल्ले में, पूरी सिटी में अगर एक बंदा भी जिसने जेई क्रैक किया है तो पेरेंट्स अपने बच्चों को तो भेज देते ही है कि बेटा भैया यस से यस पूछ यस, क्या दैट इज कैसे करेक्ट, करना है, दैट इज क्या करेक्ट। करना है। हाँ। तो मैं को तो ये तो आइडिया था ही कि सर से क्या क्या पूछना है, बट लेकिन बीइंग अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ यू, मेरे को पता है कि एक इम्पोर्टेंट क्लास के बाद सर से रिक्वेस्ट करना होता है कि सर एक गाना गाएंगे। तो सही बात है। तो प्लीज सर गाना क्या आप। गाना गाना गाने के लिए बोल रहा है क्या पीयूष? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मेरा तो एक फिक्स गाना है यार जो मैं सुनाता रहता हूँ, 2 गाने इनफैक्ट, और उनकी 2-2 लाइनें मैं सुना देता हूँ जो हाँ प्लीज हमेशा सर। ही मुझे खुद को भी मोटिवेट करती रहती हैं और लोगों को भी मोटिवेट करती रहती हैं। तो गाना है एक तो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये मेरा फिक्स है जिसको मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। और दूसरा गाना वो मिस्टर इंडिया फिल्म का है, किशोर कुमार का गाना है वो भी। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद भी जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है, थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। फैबुलस। अब लग रहा है कि मैंने अपने सारे टिक्स पूरे कर लिए हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी थैंक यू गुड। सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। ठीक आई है होप पीयूष, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड बाय दिस टुडेस इंटरव्यू और इंटरेक्शन आई शुड से। हाँ, एंड आई होप कि सर आप ऐसे ही अवेलेबल रहेंगे जब भी लाइफ में कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम्स रहेंगे, बीट हाँ मी हाँ और बीट माय डेफिनेटली, फॉलोअर्स। जरूर जरूर जरूर, एंड माय बेस्ट विशेस टू यू टू बिकम द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द कंट्री। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हाँ जी, फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ पीयूष, चलो गुड लक। थैंक यू सो मच। हाय गाइस। तो कई लोगों ने मुझे बोला था यार कि जेई की तैयारी कैसे की थी आपने, या जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मैं सोचा यार एक अच्छा प्यार से वीडियो बना के डाल ही देता हूँ। तो पसंद आया तो यार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, और यार कमेंट करो कि तुमको क्या पसंद आया और इस टाइप की और वीडियोस चाहिए क्या। ये तो तुमने डिमांड किया तो मैंने एक वीडियो बना दिया, और तुम रिक्वेस्ट रखोगे तो मैं एफर्ट मार के वो भी बना दूंगा, तो डोंट वरी। बाकी अगेन यार, गो टू इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी ऑन @Mr. पीयूष। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, कर लो यार। बाकी स्टे सेफ, स्टे एट होम।